बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स जी। आज के शो में हम बात करेंगे सेमीफाइनल, पहला जो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो क्योस चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे, प्लेयर के ऊपर फाइन जो चल रहा है वो भी बात करेंगे, और माइक हेसन साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट का भी वेट है, क्या वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और जो रेजिग्नेशन का जो एक सिलसिलाकार शुरू हो गया है उस हवाले से भी आज बात करेंगे। और प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए सेमीफाइनल में, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जो डिस्कशन के लिए हमारे साथ वन एंड ओनली मोहसिन भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई, सेमीफाइनल होगा जी आज, और मेरा ख्याल है कि ये शायद वन ऑफ द बेस्ट गेम भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा है। प्लेइंग 11 के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बट कहाँ आपको लगता है कि किस टीम को बैलेंस में एज हासिल है, बैटिंग में, बॉलिंग में? और दोनों मैचेस के अगर हम कंपैरिजन भी देखें तो पहले ये राउंड मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका से जीत भी चुका है, तो क्या कहना आपका? बात आपकी ठीक है। हाँ, एक जो आप कह रहे हैं ना बैलेंस का, एक तो बिल्कुल ठीक है कि एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़ा नेल बाइटिंग होगा और आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक की लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों में कहीं मुझे फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं। अगर आप जिस तरह साउथ अफ्रीका वहाँ पे जीत चुका है, लेकिन आप ये भी देखिए कि न्यूजीलैंड पूरी सीरीज खेला है वहाँ पे, उसको ये भी एक एज है कि कंडीशंस को वो बड़ी अच्छी तरह जानता है। और साउथ अफ्रीका जो न्यूजीलैंड ने वहाँ मैचेस खेले हैं, वो एक तगड़ी टीम इंडिया के खिलाफ खेले हैं और बड़ा अच्छा उनके पास एक रिदम भी मौजूद है। फिर वो अपने पूल में जिस तरह की क्रिकेट खेल के आए हैं, बड़ी तगड़ी क्रिकेट है। तो मुझे ओवरऑल जिस तरह साउथ अफ्रीका उनसे बेशक जीता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत सकता है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे भी पता नहीं, गट फीलिंग है। गट फीलिंग है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस और बैलेंस, आई डोंट नो कहाँ से, मतलब कहीं से ये फील जरूर आ रही है कि न्यूजीलैंड जो है कहीं ना कहीं ज्यादा बैलेंस्ड है। मे बी साउथ अफ्रीका को सारे कह रहे हैं और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी वाजब हो जाता है ना। तो वो न्यूजीलैंड हार्ड वर्किंग ज्यादा है साउथ अफ्रीका से, प्रोफेशनल भी ज्यादा है। क्रिकेट उनकी जो सेमीफाइनल फाइनल की क्रिकेट भी उनकी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, लेकिन चौकस वाली जो मामला है ना जी, वो दोनों के ऐसे है। हाँ, इन्होंने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का फाइनल हारा है, वो 2021 में हारे थे। अच्छा, दोनों टीमें 90% हम देखते हैं सेमीफाइनल तक तो जरूर आती हैं, और एक लाइन दोनों ने क्रॉस की हुई है सेमीफाइनल वाली। फाइनल में भी जिस तरह मैंने कहा ये जा चुके हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ मेंटल ब्लॉक, कुछ प्रेशर ऐसा है मामला दोनों के लिए, दोनों के लिए है जहाँ चोक करते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका को एडवांटेज ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, दूसरा लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, तीसरा ये है कि जो एक मैच क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़ा अच्छा इसको समझते होंगे, जो क्रंच मैच इन्होंने खेला ना, इन्होंने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें 2 दफ़ा सुपर ओवर था, ऐसे मैचेस अगर आप जीत जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस, मोराल बहुत हाई हो जाता है। तो उस हवाले से आपको क्या लगता है? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो अफगानिस्तान थी ना, उनका फर्क बड़ा है आपस में। यही सुपर ओवर अगर वो इंडिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले होते, फिर सिचुएशन और होती। अब वो क्योंकि खेले हुए हैं, वो एक मतलब, और प्रेशर तो पूरा था ना, प्रेशर पूरा था, प्रेशर पूरा था और उन्होंने लिया प्रेशर और रन्स किए। और लेकिन ये न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड का मुझे ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस सिचुएशन में बड़ी दफा आई है। वैसे तो साउथ अफ्रीका भी आई है सेमीफाइनल, फाइनल में ये टीमें मतलब आ जाती हैं और आगे मतलब लाइन क्रॉस नहीं हो रही। तो मुझे बहरहाल ये उस दिन किसी एक आध की, आज के दिन ना मुझे लग रहा है कि जो फर्क होगा ना वो टीमों का नहीं होना, मतलब दोनों टीमों के किसी बैलेंस का नहीं होना। आप ये नहीं कह सकेंगे आखिर में जाके कि इनके पास फास्ट बॉलिंग होती तो कर जाता, इनके पास बैटिंग होती कर लेता, स्पिनर कम है। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि किसी दोनों साइड से किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में वो बॉलिंग हो सकती है, वो बैटिंग हो सकती है जो फर्क डालेगी, वरना टीमों का बैलेंस नहीं है कि आप बाद में ये नहीं कह सकेंगे कि फलां की वजह से। हाँ, किसी एक का जो इंडिविजुअल है ना, और वो फर्क जो है वो वहाँ पे निकल। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ऐसे बड़ी मैचेस के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं, और मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट या एज ए एंकर देखता हूँ, वो मैच विनर को देखता हूँ हमेशा। इससे इवेंट्स को वो टीमें जीती हैं जिनके अंदर ना मैच विनर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा होती है। अच्छा, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज साउथ अफ्रीका को है क्योंकि मार्करम मैच विनर, डी कॉक मैच विनर, फिर आपके पास वो मिलर मैच विनर, रबाडा मैच विनर,
ठीक है, तो वो इनके पास जो आप देखते हैं ना, तो मैच विनर की लॉट ज्यादा है। ज्यादा न्यूजीलैंड वाले वो सारे सादा सादा अच्छा, वो होते मैच ऐसे विनर ही हमेशा ही मिल्ट्रा थे। या आपको मिचेल नजर आएगा कहीं ना कहीं, एक्स फैक्टर जिसको कहना चाहिए ना, एक्स फैक्टर वाले प्लेयर कम है, तो उस पे आपकी वो क्या राय बात आपकी ठीक है, ये मैं एग्री करता हूँ। असल वो न्यूजीलैंड आपने देखा तो हमेशा से एक ऐसी टीम है? हाँ जी। है ना, पढ़ी लिखी सी टीम है, हम्बल सी टीम है। उनको कभी आप स्लजिंग करते नहीं देखेंगे, कभी उल्टी सीधी हरकतें करते नहीं देखेंगे, कभी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं देखेंगे। बड़ी एक जिस तरह एक बड़ी अकम्पलिश्ड और डेकोरेटेड और समझ लें एजुकेटेड सी टीम समझ आती है। वही नहीं आती, पता नहीं एंजन जो हो गया सेमीफाइनल चाहे देखे ना उनका क्रिकेट बड़ी है। अब आप ये देखें कि उनका पावर प्ले खेलना और उनकी हिटिंग खास तौर जी। पर, अगर आप न्यूजीलैंड को हिटिंग करते देखें तो बड़ी क्लीन हिटिंग है। अगर आप उनके प्लेयर्स को देखेंगे तो बड़ी क्लीन हिटिंग है उनकी, मतलब ये नहीं है कि वो एज मार रहे हैं, उनकी टेक्निकली दे आर वेरी गुड। इसलिए कि आप उनकी किसी हिटिंग में आपको स्लॉगिंग नजर नहीं आएगी, किसी प्लेयर में स्लॉगर नहीं है उनका। बेशक पावर हिटर जरूर होगा, स्लॉगर नहीं होगा, उनमें कभी नहीं होती। टेक्निकली दे आर वेरी गुड, इस वजह से वो कहीं ना कहीं आके पहुंच जाते। बाकी आगे जाके जाहिर मैच विनर आपकी ठीक है बात, के उनमें मैच विनर ज्यादा है, उनमें कम है। अच्छा, एक और चीज अगर हम इन टर्म्स ऑफ बैटिंग देखते हैं तो ठीक है, दोनों की बैटिंग ठीक नजर आती है। इनका ओपनर मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के, मार्करम और डिकॉक, इनके भी बड़े तगड़े हैं। बट वो ये है कि अगर बैटिंग कंडीशन है जरा सी 19-20 हो, मुश्किल हो जाती है। इनके बैटर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमने न्यूजीलैंड की टीम को स्ट्रगल करते हुए श्रीलंका में देखा, इंडियन कंडीशन में बड़े शानदार परफॉर्मेंस रही। तो अब ओबियसली ये कलकत्ता में मैच है और कंसिडरिंग दैट कि इधर ये पिच बड़ी बैटिंग होगी मोस्ट लाइकली। अच्छा, दूसरी चीज़ बॉलिंग में ज़रा आपकी मैं राय ज़रूर जानना चाहूँगा। बॉलिंग में हम देखते हैं कि इनकी पूरी टेस्ट की बॉलिंग खेल रही है साउथ अफ्रीका की, सिवाय एक निगीडी के, वो टेस्ट नहीं खेलता। बाकी जो 4 बॉलर हैं या 5वां बॉश भी कह लें, वो टेस्ट का बॉलर है। इस न्यूजीलैंड की अगर आप बात करते हैं तो हेनरी ने भी शायद ट्रैवल करना था न्यूजीलैंड, फिर वापस आना था। और अगर बाकी लॉट भी देखते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट भी मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि सेटनर भी उस फॉर्म में नहीं है। रविंद्रा ने श्रीलंका की कंडीशन में तो अच्छी बॉलिंग की, बट ओबियसली ये कंडीशन आज बैटिंग कंडीशन होंगी, तो बॉलिंग के कंपैरिजन में भी लगता है आपको कि डिफरेंस है? हाँ, ये जो बात आपकी ठीक है कि जो ओपनिंग पेयर है वो ज़्यादा मैच्योर है इनका, साउथ अफ्रीका का। पावर प्ले में वो ठीक तगड़े हैं। और डीकॉक तो जिस दिन अपनी इनिंग खेलना शुरू करता है, मार्करम से दो हाथ आगे खेलना शुरू करता है, वो बहुत मारता है। और इसी तरह ही आप फास्ट बॉलिंग भी इनकी ज़्यादा बेहतर है। जो टेस्ट की फास्ट बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, वो देखें, ये बात ही हम अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि जो टेस्ट का बॉलर है ना, वो T20 में बहुत खतरनाक है। जी जी जी, खास तौर पे फास्ट बॉलर, उसकी फंडामेंटल स्ट्रांग होती है, खास तौर पे फास्ट बॉलर, जी। क्योंकि उस फास्ट बॉलर में ये अहलियत होती है कि उसने 24 जो डेली 15-15 ओवर एक पेस से कर सकता है, उसको 4 ओवर करना कौन सा मुश्किल है। और टेस्ट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, टेस्ट का बॉलर जो होता है उसके पास लाइन और लेंथ होती है, क्योंकि वो स्वाय बैट्समैन को तो जल्दी नहीं होती, वो अपनी लाइन और लेंथ और वेरिएशन से प्लेयर को आउट करता है। तो यहाँ पे आपको वो उन्हें बिल्कुल एज मौजूद है, तो उनके पास जो बॉलिंग है ज्यादा डिसिप्लिन है। बाकी रह गया स्पिनर, तो मैं समझता हूँ इन दोनों टीमों में स्पिनर उस क्लास के नहीं है जो आमतौर पे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के, इंडिया के पास होते हैं ना। उस तरह के स्पिनर जिनके पास नहीं है, जो इम्पैक्टफुल होते हैं। यस, बॉल करते हैं और अपने वो करते हैं, ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पैक्टफुल होता है, जो विकेट टेकर होता है, जिसके लिए आमतौर पे कप्तान बजटिंग करता है कि 2 रख लो, 2 कर लो, उस किस्म के नहीं। इनका मैच फास्ट बॉलिंग पे ही होना। और फास्ट बॉलिंग में जो एज है ना, वो फिर भी साउथ अफ्रीका को ज्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड को जो एज है ना, वो उनकी सीम विकटें हैं, वो सीम खेलने की प्रैक्टिस है वो। मतलब अगर आप उनको देखेंगे तो जो बॉल सीम हो रही होती है, हाँ, कट के अगेंस्ट वो जो आपकी बॉल है ना, उस पर वो वीक है, लेकिन न्यूजीलैंड की जो बॉल है वो सीम होती है, तो वो सीम की प्रैक्टिस जरूर उनकी है। लेकिन इस कंडीशन में तो सीम मेरा ख्याल है सीम हार्डली बड़ा 1-2 कट, बहुत कम, 2-3 ओवर ही शायद होगा। बाद में अगर ड्यू आ गई तो बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल ही नलीफाई हो जाना है। क्योंकि प्री शो है तो हम हर चीज को कंपैरिजन कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात कर रहे हैं। कप्तानी का बड़ा वाइटल रोल है। और मार्करम को देखते हैं तो सिंस ही इज द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका अंडर-19 से लेके अब तक वो अनबीटन है। वो सिर्फ एक मैच हारा है, वो वर्ल्ड कप का लास्ट फाइनल था, अदरवाइज वो अभी तक मैच नहीं हारा। और सेटनर को अगर देखते हैं, अच्छा कप्तान है,
लेकिन जो है उसने एक वेट किस्म की कप्तानी लास्ट मैच में जो हाँ, इंग्लैंड जिस के तरह against हारा है वो की, पता नहीं 17वें ओवर के अंदर 18वें ओवर में फिलिप को ओवर फिलिप दे को के लगाती है। 24 खा लिया, फिर खुद करने आया 19वां ओवर, खुद रन खा लिए। तो कप्तानी को मजेदार नहीं लगी जब उसके पास फास्ट बॉलर के ओवर रिमेनिंग थे। तो ये कप्तानी को भी आप किस तरह एनालाइज करें? कप्तानी मार्करम देखें, साउथ अफ्रीका का एक मजे की बात है, वो बॉयमा जो है वो भी नहीं आ रहा। अम्मा भी नहीं आ रहा। अरे मार्कर एक टेस्ट टेस्ट में के रखा अंदर ना, वो, ना हारने वाला, एक उन्होंने T20 में रख लिया ना हारने वाला। सही। तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यही ब्यूटी है कि आप कप्तान उसको बना रहे हो, मैं कितना कूल प्लेयर, जी मतलब आपको पूरी अपनी उसमें फील्ड में कभी वो नर्वस नजर नहीं जी आएगा। जी जी सेम विद मार्कर, वो आपको प्लान करता नजर आता है, लेकिन वो आपको कभी ये नहीं करता वो नजर आएगा कि वहां पे वो परेशान है। जी इसी तरह ही, लेकिन वो सेंटर की आपने बात ठीक की है कि जिस वक्त उसको रन्स पड़े हैं ना, तो वो इतना नर्वस था कि फिर वो अपना ओवर भी नहीं कर सका। हाँ जी तो फिलिप को उसने ओवर दिया, गलत दिया, वो एक गलत फैसला था। वहां पे उसको ये लग रहा था कि ये शायद हार चुके हैं, हम ये मैच जीत जीत चुके हैं। हाँ जी वहां पे उसका जो एटीट्यूड नजर आया। जबकि कोई भी गेम जो है ना, जब तक आप फिनिश लाइन फिनिश पे नहीं नहीं करते, पहुंचते, बिल्कुल। वो आपका बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको कभी फर्श हो इसको और देखने गेम को चाहिए। अवेयरनेस भी कि आपने किस पोजीशन पे किसको लगाना है, ये भी बड़ा मैटर करता है कि वो आप इसीलिए mislead कि कर अगर रहे आप समझ रहे होंगे ना उसकी सीरियसनेस को, कि यहाँ से भी मैच में ले जा सकते हैं, तो अब वो तो कह रहा था कि नहीं। मेन चलिए अगर एक लम्हे हम सोच भी लेते हैं मोहसिन भाई कि उसने समझा कि ये है, तो ये भी रीड करना था ना कि इस जो छठे सातवें का जो बैटर है ये तो स्पिनर को मारेगा, फास्ट बॉलर के गेस की रन नहीं हो नहीं सकते। कर सकता। और स्पिनर भी आप एक सादा स्पिनर लगा रहे हैं ना, जिसके हाथ हाँ में जी, वैरायटी कोई नहीं, सिंपल ऑफ ब्रेक है तो सिंपल आप, ऑफ ब्रेक हाँ कर जी। रहा है वो। और वो नॉन रेगुलर है, और बैटिंग ऑलराउंडर है। और ये सबसे आसान क्रिकेट सेंस में, अगर जो लोअर मिडिल ऑर्डर आता है, तो लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए सबसे आसान बॉलर ऑफ ब्रेक ऑफ ब्रेक होता है, बिल्कुल ना। वो लेग हमेशा। स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, हाँ खब्बे के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करेगा, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। लेकिन ये उसके लिए एक ये मतलब, नेचुरल आर्क बनती है ना आपकी, हाँ, अभी जिसके आपने आपने उठा के एलिवेट करना मिड है ऑन से लेके मिड विकेट खेलना है जी आपने, खेलना आपने। तो वो ऑफ स्पिनर ही खिलाएगा। और जब पावर हिटिंग की बात करते हैं तो ये नेचुरल आर्क है आपकी कि आपका बल्ला जाता ही यस इसी फ्लो में। यस। वो भी दूसरे टॉपिक पे भी मौसम भाई बढ़ते हैं, ये तो ऑब्वियसली अब मैच होगा रात को, फिर इसमें आज हम देखते हैं एक डिटेल शो अच्छा करेंगे। अच्छा मैच अवेटेड है, हाँ और बिल्कुल। मतलब हम और ये मजा आएगा। ये हम जो सेमीफाइनल्स की भी बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है चारों डिजर्विंग साइड आई हैं, बड़ी बेहतरीन साइड आई हैं, और ये दोनों तो मेरा ख्याल है अच्छा यही देखी हाँ, जा रही थी, यही देखी जा रही है। मतलब जो जिस तरह देखा भी ये रात जा रहा था कि इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऐसा ही। पर वो कहीं ना कहीं लगता था कि शायद वेस्ट इंडीज की सरप्राइज करके आ सकती है, बट वो क्योंकि कंसिस्टेंट ही नहीं है, वो तो जो ये खेल problem- गए उनके यही डिजर्विंग के लिहाज से देखा जाए तो ये चारों यही डिजर्विंग है ये। अच्छा पाकिस्तान की क्रिकेट पे आते हैं जी, काफी क्योस चल रहा है। ये हमेशा से होता है कि जब आपको इवेंट हारते हैं तो इस तरह की एक दफा हलचल मचती है, बाद में वो सारा लेपा पोची जिसे कहते हैं वो जी, करके कॉस्मेटिक सी चीजें करके फिर आप छोड़ देते हैं। एक तो सबसे पहले कि अलीम डार साहब का रेजिग्नेशन, मैं शायद रात को भी हम बात कर रहे थे, मेरा तो इख्तलाफ है कि जब चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप तब क्यों नहीं करते? ये बाद में अगर लेट्स सपोज अब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आप जीत जाते तो आप तो उस क्रेडिट की लिस्ट में आपने भी खड़ा होना था कि देखिए जी हमने सेलेक्ट की। आप जब कह रहे हैं तो अब आपकी वक्त गुजरने के बाद आपकी बात की वेटेज नहीं है। ये अजहर अली की दफ़ा भी बात हुई थी कि बाद में कहना जी ये इधर ये भी गलत था जी, वो स्पिनर नहीं हुआ तो फलाना, भाई उस टाइम करना था आपने। एक तो इसका क्या कहना है, और ये किस तरह पॉसिबल है? मैं तो 2 साल से इस पर जितनी मैंने बात कर छोड़ी है कि किसी अदारे का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी ग्रुप का हेड ना हो, क्यों ऐसा करते हैं कि आपको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए, और फिर आप क्यों इस तरह की चीज़ों के इधर। तो हमारा चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये किस तरह आप एक कमेटी आपने बनाई, सिलेक्शन कमेटी है, और उसका चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं। बड़ा अहम पॉइंट है। अब ये देखिए कि आपने ना बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं कि जिस वक्त आप वहाँ बैठे हैं, आप कहते हैं मेरी बात को माना नहीं जा रहा, मैं जहाँ पे कोई बात करता हूँ कि इस प्लेयर को नहीं करना चाहिए, आप उस पर मेरी बात नहीं सुन रहे। तो होना एग्जैक्टली यही चाहिए कि जिस दिन आप बात कर रहे हैं उसी दिन आप कहें कि बिकॉज ऑफ दिस मैं ये यहाँ से जा रहा हूँ। इसी तरह अगर अजहर अली भी करता और अलीम डार साहब भी करते, तो ये दोनों अगर ये टाइम पे करते तो आप बिलीव करें अब सिस्टम तब्दील हो गया जी। अगर ये टाइम पे करते तो ये सिस्टम को धचका लगता, ये बात अवाम के सामने आती, लोगों के सामने जाती, मैनेजमेंट के सामने जाती, मौसम नकवी साहब के सामने जाती।
कि मोहसिन नकवी साहब के सामने बात को जाने का अंदाज ये होना था कि जी क्यों गया, वो ये कहते हैं जनाब वो इसलिए गया कि उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो एज सेलेक्टर उसका जो राइट्स हैं वो उसको देख ही नहीं पा रहा, तो फिर वो शायद इसका कोई करेक्टिव मेजर्स ले लेते, या प्रिंसिपल स्टांस लेते जी आपने चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं रखा हुआ। करेक्टिव मेजर्स। बिल्कुल। दूसरी चीज ये बात ये है कि अगर अब जब डिजाइन जाएगा तो वो उनको क्या फीलिंग होगी कि चेयरमैन साहब इस बंदे को ये डर है कि मुझसे पूछा जाएगा, तो ये उस खौफ से डर से 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले चला गया कि रिपोर्ट आएगी तो मैं फिर जाके मतलब मुख्तलिफ कमेटीज के सामने पेश होकर बताऊंगा, तो बात नहीं सुन, बजाय इसके कि आप पहले रिजाइन कर दें और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यही इरफान भाई, दूसरी बात यही है कि वहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे आ रहे हैं, इंडिविजुअल फैसले हैं, होना ये चाहिए कि यही अजहर साहब और यही अलीम डार साहब यही कहते जो ये निशानदेही आप कर रहे हैं कि भाई मेरा अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो किसको दूं, मतलब वहाँ कोई चेयरमैन सेलेक्टर होगा, कोई उसका हेड होगा, तो मैं कहूँ ना कि जनाब अल्टीमेटली डिसीजन किसका है। देखिए एक वीटो किसने करना है कि अगर 4 बंदे हैं, 4 सिलेक्टर्स हैं, चारों की राय मुख्तलिफ है, तो अल्टीमेटली किसकी सुनी जाएगी, कौन सुन रहा है वो। अगर वो आकिब जवेद साहब हैं तो उन्हें उनका साथ लगाना चाहिए कि वो हेड हैं इसके जी सिलेक्शन कमेटी, ताकि जब ये बात हो उससे पूछा जाए कि भाई ये क्या हुआ, तो वो बताए कि ये इनका इनपुट था साथ, और इसने अपने नोट में ये लिखा हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, तभी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी जी। अब 4 अलग-अलग बात कर रहे हैं जा, अब ये सवाल जो है कि इरफान भाई उसमें अगर 4 से 5 सिलेक्टर हैं, उन 4-5 की डिफरेंट राय है, तो सिलेक्शन कौन कर रहा था, आप बताएं ना। मैं मतलब आपने अच्छा, एक उसमें पता क्या बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये ड्रामेबाजी किसी का वर्ड मेरा ख्याल है मुनासिब तो नहीं, लेकिन कहना चाहिए, ये जब इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर सेलेक्ट नहीं की और मेरी गाय बगाए सबसे बात हुई कि ये क्या किया है, उसे कहा मेरा तो एक वोट था, मैंने तो अपना वोट दे, एक वोट कह के जान छुड़ा के निकल जाते हैं, ये क्या मजाक हुआ। अच्छा एक वोट दे के भी जान छुड़ा लें। हाँ अच्छा अभी मेरा वोट था ए प्लेयर है, ए प्लेयर के हक में, इरफान साहब का उसके खिलाफ है, एक ABC है उसका उसके हक में है, ये फिर कैसे डिसीजन हो रहा है कि अगर वोट बराबर है। नहीं वो कह रहे 5 है ना, तो 3 के हक में आ गया तो वो बस वो फैसला हो गया, तो फिर जो 2 हैं उनका हो सकता है पॉइंट ही बड़ा वैलिड हो, तो कौन सुनेगा। यही तो रोना है कि आपका चीफ सिलेक्टर होगा, कल को रिस्पॉन्सिबल होगा, वो वीटो कर सकता है, कोई अपनी बात को देखे ना, वो इसीलिए तो सारी दुनिया के अंदर एग्जांपल है चीफ सिलेक्टर की, कि ये देखें कि अगर 2 आप असेंबली चला रहे हैं वहां एक हेड होता है, आप कबीना बना रहे हैं वहां एक हेड होता है, आप एक कमेटी बनाते हैं वहां एक हेड होता है, बिल्कुल। कौन ऐसा बंदा है जो इस सारे को कंक्लूड करेगा कि ठीक है यार हो सकता है ज्यादा जो कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि ज्यादा एक बंदा ही कहे, लेकिन उसको अगर कोई चीज अपील कर गई चीफ सिलेक्टर को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वो है ना, बाकियों से तो उसे सिर्फ मशावरत करनी है। तो मतलब अगर जाहलों की तादाद बढ़ जाए और पढ़े लिखों की कम हो जाए तो फिर जाहल हुकूमत करेगा ना। सही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये गलती है, और अब यही स्टांस किसका आएगा, कप्तान का, जी मैं तो डमी था, हाँ जी, मुझे तो ये इन्होंने बताया और जो देने थे मैं तो उसी का, तो मुझे तो कोच करने ही कुछ नहीं देता। रिजवान साहब ने भी यही किया है, अभी इससे पहले वो भी ये कहता था, जो कोच कहता था मैं भाई अगर कोच कहता था तो अब क्यों बता रहे हो, पहले छोड़ ऐसे ही पहले आप कहो कि भाई जिस दिन जीतना है उस दिन कोच, जिस दिन हारना है उस दिन कप्तान, तो भाई ये बात पहले कर लो ना। हाँ जी, ये बात पहले करो कि मुझसे नहीं की जा रही, आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिनको आप, रिजवान की एग्जांपल है ना, रिजवान को जब ये डिस्कशन हो रही थी ना वनडे की कप्तानी की, और भी ये पीछे चलना और हसन की और फलाने की टमकाने की माननी है, उसने कहा मैच अपनी करनी, जवाब मैंने देना, उन्होंने कहा नहीं रखना, उन्होंने कहा ना रखो बिल्कुल। भाई शर्मिंदगी से 1000 दर्जे बेहतर है कि आप ठीक काम कर लो। अब जो काम करके आया माइक हैसन और जो काम करके आया सलमान मिर्जा, आप बताएं इसको दुनिया में पाकिस्तान में कौन सपोर्ट करेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जिस किस्म की कप्तानी की है, जिस किस्म के कम्बिनेशन खिलाए हैं, जो वहां हुआ है इस टूर पे, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए माइक हसन को, और एक दिन भी नहीं करना चाहिए सलमान अली आगा को
जितना मर्जी टैलेंटेड प्लेयर है, लीडर नहीं है वो। लीडर नहीं है। ये हमने मौसम भाई बारहा बात बाबर आजम के वाले से की कि लीडर नहीं है। आपको देख के आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर कैप्टनसी की कमोडिटी है, करेक्टरिस्टिक्स उसके क्या मौजूद है कि नहीं, ये तो साफ पता चल जाता है। खैर लास्ट क्वेश्चन कोचिंग पे भी आ जाते हैं जी। कोच की तो हमने शायद हर मैच में बड़ा डिटेल प्री पोस्ट हर तरह से एनालिसिस करते रहे और ये बात की कि कितने गलत डिसीजन हुए कप्तानी की भी, जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट कोच की भी आनी है, एक मैनेजर की भी आनी है, ऑब्वियसली कप्तान से भी पूछा जाएगा। कोच तो चले गए हैं हमारे न्यूजीलैंड में, अभी शायद कुछ दिनों तक आएंगे। बहुत से लोगों का सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा है कि शायद ना आए, रिज़ाइन ही आए, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और एक तो ये क्या अगर आता है तो ठीक फैसला है, क्योंकि हर दफ़ा कोच 6 8 मंथ के लिए रहता है, कोई लंबा चलता नहीं है। उस पर क्या राय है? और दूसरा ये कि प्लेयरों पे फाइन करना, इज़ दैट जस्टिफाइड? कि किन बेसिस पे सिर्फ प्लेयर ही आएंगे या जो पूरा सिस्टम उनके सराउंडिंग में है, जिसमें मैनेजमेंट भी आ जाती है, सेलेक्टर भी आ जाते हैं, कोच भी आ जाता है, वो भी उतने गिल्टी हैं? देखिए प्लेयर्स पे तो आप आ ही नहीं सकते। एक प्लेयर का 20 रन कर रहा है, एक 40 कर रहा है, 20 की वजह से आप जीत रहे हैं, 40 की वजह से आप हार रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा इसको? ये दुनिया में कहीं फार्मूला ही नहीं है कि आप परफॉर्मेंस को गेज कर लें। टारगेट अगर को देना है तो वो टेंजेबल होता है ना टारगेट जी। वो अब मैं कहूँ जी मुझे बहुत दर्द हो रही है, आप करें मुझे आपसे ज्यादा हो रही है, गेज कौन करेगा? सही। आप कहेंगे जी मैंने तो जनाब इतनी तेज गेंद की है, इसने कम की है, मैंने तो 2 आउट किए, मैं कहूँगा जी मुझे ओवर देते उस वक्त मैं 2 आउट कर देता। ये तो गेज हो ही नहीं सकता। ये 4 के तो नाम आ रहे हैं वैसे, उस्मान, तारिक साहबजादा, फरहान, फखर जमान और प्रॉब्ली फोर्थ जो है नसीम शाह, इन पे नहीं होगा, सलमान मिर्जा, ये 4 5 पे नहीं होगा, बाकियों पे होगा। ये कैसे हो सकता है? अब आप इन 4 ने सारी क्रिकेट खेली है, हो सकता है। अब ये देखे ना, जहां उस्मान तारिक आउट कर रहा है तो इब्रार कह देगा जनाब अगर वो शादाब कहते मनु दे मैं तो कर देने। ये जो चीज है, आप अगर किसी पे कर रहे हैं तो उस दिन कहते हैं, अगर साइम कहता जी जिस दिन आपने मुझे बाहर बिठाया उस दिन तो मेरा बल्ला ही बड़ा हाई होप था, तो विकेट ही ऐसी थी तो मैं कर देता। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड ना हो सकता है, ना होना चाहिए, और ना ही मेरा ख्याल होगा। ये दुनिया में कहीं गेज नहीं हो सकती परफॉर्मेंस। टारगेट दिया ही नहीं जा सकता प्लेयर को कि यार आपको 50 लाख उस सूरत में मिलेगा कि आप 200 रन करेंगे। अगर आप इस किस्म की बहस में चले गए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसको आप खत्म कर सकें। फिर हर बंदा कहेगा जी मुझे वहां खिलाएं, मुझे वहां ओवर दें, और नहीं भाई मैंने 50 लाख जुर्माना होना, मैंने ओवर दे, लास्ट ओवर ने मैं जाके 2 आउट करने, नहीं पॉसिबल। ये कहीं भी ना फिजिबल है। और दूसरा मौसम भाई जो कल भी हमने बात की थी, आई एम श्योर जो लोगों ने सुनी थी, कि लीगैलिटी को भी देखना है आपने, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्लॉज डाली है आपने? और दूसरी चीज जो मुझे आपकी ना रात को बात बड़ी अच्छी लगी, जो आपने कही कि आप तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी नहीं किसी को दे रहे, तो जब एक कैटेगरी नहीं दिया तो फिर इनसे रोना क्या है? फिर आप इनसे एक्सपेक्टेशन किस चीज की है? आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास ए ग्रेड प्लेयर ही नहीं है। नहीं है ना, ठीक बात। तो फिर वर्ल्ड कप किस चीज का? हाँ, बहुत बहुत वैलिड बात की, मुझे बड़ी ये आपकी ये बात अट्रैक्ट की कि बिल्कुल ठीक बात। आपने खेलना ही नहीं, खेलने आप घर से गए हैं, मतलब सारे बी कैटेगरी के प्लेयर लेके जा रहे हैं। बी कैटेगरी का प्लेयर जो है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया की ए कैटेगरी को हरा दे। हाँ, जो दुनिया की आई है तो उनको हरा दे, इस तरह नहीं होता। हाँ, नहीं, ये बहुत आपकी ना बड़ी सॉलिड, और मेरा ख्याल है ये बोर्ड को रिप्लाई है, और ये लड़कों को भी, लड़के भी दे सकते हैं कि आपने तो हमें पहले कहा था कि हम बी कैटेगरी के। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी दूसरा ये ना कि ये अपना इनको सजाएं देना या सब नहीं, ये नहीं हल है कतई तौर पे भी। उसमें से आप कैसे कह सकते हैं कि इन 4 ने परफॉर्म किया, इन 4 ने नहीं किया, 2 ने किया, 2 ने नहीं किया, तो ये नहीं कह सकते आप। ऐसा ही ये एक कंबाइंड एफर्ट होती है, उस कंबाइंड एफर्ट में से आप आइसोलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, आप एक चूज नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं। तो इसलिए आपने अगर किसी को सजा देनी है तो बड़ी सिंपल सजा कि भाई आप 6 महीने साल के लिए आपको T20 से अलग किया जा रहा है, आप नहीं खेलेंगे, आपका ये फॉर्मेट है। वहां जाके डोमेस्टिक में जाएं, 6 साल लगाएं, नहीं उनको नंबर दें कि इतने मैच खेलने हैं और आप इतने मैच खेल के परफॉर्मेंस लेके आ जाओ, कंसिडर कर। एक ब्रेकिंग न्यूज मौसम भाई ऐड कर लेते हैं शो में, वो ये है कि फखर जमान दोबारा से इंजर्ड हो गए, और ये 1.5-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई इवेंट या सीरीज कंटिन्यूसली नहीं खेल पाए। आल्दो ये तो हमने उनको जितना हमने बैक किया है, शायद पूरे पाकिस्तान ने भी किया है कि वो हमेशा होना चाहिए, बट उनका जो इंजरी प्रोन होना और हर दफ़ा इंजर होना, हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, और वो जो है इवेंट है नेक्स्ट सीरीज जो है
अगेंस्ट बांग्लादेश उससे बाहर हो गए। तो क्या एक तो उनका बताइए, और दूसरा जो अभी कुछ नाम लिए जा रहे हैं जो सीरीज में नहीं होंगे, उस वाले से आप जरूर अपडेट शेयर अब देखिए कि जो आइंदा सीरीज में जो सुनने में आ रहा है कि जी साइम नहीं होगा, और बाबर भी शायद नहीं होगा, बाबर तो नहीं, नवाज बाबर रखा हुआ है, नवाज भी नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ जी, अच्छा, अब जिस तरह साइम है तो मैं हम उसकी, या बाबर है तो हम उसकी कर रहे हैं बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं कि T20 में क्यों खेल रहे हैं। देखिए, हम ये तो कह रहे हैं कि वनडे तो उनके बगैर मुकम्मल ही नहीं होता, ये भी हम कह रहे हैं ना साहब। जी ये हम बाबर के तो खिलाफ नहीं, उस फॉर्मेट में गलत खिला के आप उसमें गलत करके इसमें उसमें भी करके हाँ। अब आप शाइम को गलत खिलाई जा रहे हैं, उसका उसके फॉर्मेट में तो ना खराब करे हाँ उसको। जी, हाँ जी, अब उसको मौका दें। ओडीआई तो है ही टेलर मेड बाबर की। आप इसीलिए तो आप ये कर रहे हैं कि आपने जिस वक्त T20 किया, अब आपने वनडे के प्लेयर उधर डाल दिए, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। नहीं, अब इनकी परफॉर्मेंस खराब है, ये वनडे भी नहीं खेल सकते, तो ज्यादती किसकी है? खिलाने वालों की गलत खिलाने वालों फॉर्मेट होना। तो ये चाहिए कि आपको इन जो प्लेयर वहां पे एग्जिस्ट कर, जो प्लेयर वहां पे शूट करते हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। साइम तो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है जी, साइम को, और फिर वहां आप साजिदा फरहान को क्यों नहीं लेके जा रहे? बहुत साजिदा फरहान ने सारी डोमेस्टिक लंबी खेली हुई है, लंबी खेली है। बारी लेता है वो। दूसरा वो बारी लेता है, और दूसरा वो जब डॉट भी खेलता है और आराम से सली से मारता है तो ओडीआई शूट करता है मेरे ख्याल ऑडियो शूट करता है, और फिर अगर आप उसके ऑडियो की कंफर्म करवा देंगे ना, तो वो T20 इससे बेहतर से। अच्छा खेलना शुरू कर खेलेगा, देगा। यस। वो इनिंग को लंबा लेके चलेगा बजाय इसके कि हर बॉल पे चार्ज करना। तो उसको ये इस किस्म के फैसले हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर फखर जमान उनका कप्तानी के लिए भी नाम लिया जा रहा था, और उस वक्त भी सवाल यही था कि ये कप्तान तो हो जाएंगे क्या अगले T20 तक, ये फिर नहीं, मेरा ख्याल है ये गलत डिसीजन होगा। इसमें कोई राय नहीं है दूसरी कि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और सारा कुछ है, लेकिन आपने लीडर देखना कि जो 2 साल सर्व करे चले वर्ल्ड सर्व कप के लिए। ये नहीं कि एक सीरीज वास्ते सोच लो तो बाद में बैठे रहो जो इंजर हो गए। तो इसको मेरा ख्याल है मोहसिन भाई आगे भी हम बात करते रहेंगे। मैं और मोहसिन भाई आपसे इजाजत चाहेंगे। काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल जी, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना इंपॉर्टेंट जो फीडबैक है ना वो जरूर दिया करें। हमें कोई सजेशन देना चाहें कमेंट की सूरत में, कोई अपनी राय है, कोई इम्प्रूवमेंट के लिहाज से है, कुछ और भी फर्दर कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि जो दैट शुड बी इंडक्टेड इन द शो, तो आप ज़रूर मेंशन करें। हम इंशाल्लाह आपके तमाम फीडबैक को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उसको अपने शो में ऐड भी करेंगे। मुझे मोहसिन भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।